सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 10 लेखन। संवाद के बारे में जानेंगे, कहानी के बारे में जानेंगे, पत्र के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद लेखन, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे संवाद, संवाद क्या होते हैं बच्चों? बातचीत। ठीक है? आप किसी अपनी मम्मी के साथ जाते होंगे सब्जी वाले के पास, तो सब्जी वाले से क्या बातचीत होती है? उन्हें हम कहते हैं संवाद। या आप अपने दोस्त से मिलते हो, एक-दूसरे से बातचीत करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संवाद। ठीक है? तो चलिए आइए सबसे पहले संवाद के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 10 लेखन, संवाद, कहानी, पत्र, अनुच्छेद एवं निबंध। विषय प्रवेश। अपनी भावना, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाना वैसे ही है जैसे गूंगा व्यक्ति बहुत कुछ खाए और उसके स्वाद के बारे में बता ना पाए। ठीक है? हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है? भई हम अपने बोल के ही तो विचार, मैं अपने जो कुछ बोल रही हूँ तभी तो आप मुझे सुन रहे हो। अपने विचार कैसे करूँगी? बोलकर करूँगी। लिखकर अधिक बेहतर ढंग से विचार व्यक्त होते हैं। अच्छा, बोल के भी होते हैं और कई बार हम लिखकर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अगर हमें ऐसा करना नहीं आए तो इस पहलू पर हमारी दशा गूंगे व्यक्ति जैसे ही होती है। जैसे गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता, ऐसे ही होगी हमारी दशा भी। लिखने के कई तरीके होते हैं। संवाद बातचीत को कहते हैं। किसको कहते हैं? बातचीत को। संवाद लेखन के माध्यम से विचार और भाव व्यक्त करना बहुत आसान होता है। कम से कम समय में सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है? बोलकर। कहानी के माध्यम से कुछ लिखकर कहना सबसे अधिक प्रभावी होता है। कहानी के माध्यम से ऐसा इसलिए क्योंकि कहानी हर किसी को भाती है। कहानी सबको अच्छी लगती है। सब सुनते हैं, रात में अपनी दादी, नानी, मम्मी सबसे कहानी सुनते हैं, सबको अच्छी लगती है। सबसे अधिक असर छोड़ती है कहानी। कुशल शेख के लिए पत्र हम स्वयं से दूर के अपने पारिवारिक सदस्य संबंधी मित्र को लिखते हैं। पहले तो बच्चों पत्र का बहुत ज्यादा चलन था। अब तो फिर भी बहुत कम हो गया क्योंकि मोबाइल फोन आ गए हैं। वरना पहले तो पत्र ही लिखते थे। अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को पत्र लिखा जाता था। किसी समस्या के समाधान के लिए पत्र हम सरकारी, गैर सरकारी अधिकारी को भी लिखते हैं। अब पत्र क्या है? हम स्कूलों में लिखते हैं, किसी बैंक में लिखते हैं। इनका अपना अलग ही महत्व होता है। अनुच्छेद को हम आलेख निबंध का सबसे छोटा रूप कह सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद क्या होता है? बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे कम शब्दों में होता है। इसमें एक पैराग्राफ के अंदर किसी विषय पर अपनी बात सार रूप में लिखनी होती है। लिखने का यह तरीका भी एक कला है क्योंकि कम शब्दों में लिखा जाता है, छोटा छोटा लिखा जाता है। निबंध किसी विषय का ठोस और व्यापक विश्लेषण होता है, विश्लेषण करता है। इसके माध्यम से हम अपनी बात को पूरी आजादी से विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। क्योंकि निबंध थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लिख सकते हैं इसमें अपने कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण और किसी स्तरीय व्यक्ति के विचार भी लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। लेखन विधाओं की पृष्ठभूमि का ज्ञान, शाब्दिक परिशुद्धता का अवबोधन, पठन और वाचन कौशल। विषय विश्लेषण, संवाद लेखन। संवाद लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। संवाद परिस्थितियों एवं पात्रों के चरित्र को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप यानी कि बातचीत को हम क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं। ठीक है? अब संवाद रचना में ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरलता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द, अप्रचलित, जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है? ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो सुनने में कठिन लगे। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए।
अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षक पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के बारे में हो उस विषय को स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। पता होना चाहिए नहीं कि कुछ भी लिख दो, नहीं, आपको उसका विषय पता होना चाहिए जब आप उसको पढ़े। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद यानी कि हंसी मजाक का समावेश भी होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। क्यों प्रभावशाली लगते हैं? क्योंकि मुहावरे का जो अर्थ होता है, जब वो बोला जाता है तो वो वाक्य को प्रभावशाली बना देता है। वक्ता का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए, ठीक है। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट में करना चाहिए। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर होता है, जब हम बोल रहे हैं यानी कि बोलने वाले के मुंह पे होता है, फेस पे होता है, उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं तो और उनके बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य एक, दृश्य दो, दृश्य एक, दृश्य दो करके बांटना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि संवाद बहुत बड़ा हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहला दृश्य और लिख दिया, फिर आपको लग रहा है अब तो बड़ा हो गया ये, तो दूसरा दृश्य, ठीक है, ऐसे। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों कि संवाद में प्रवाह कम और तर्क समन्वय की अर्थपूर्ण विचार होता है। अब देखो, अब ये तर्क सम्मत लिखा है तो इसमें इसका अर्थ जो है ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाता है। संवाद सरल भाषा में लिखा जाता है। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होती है वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होता है। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होता है, मतलब कि पढ़ने वाले को अच्छा लगना चाहिए कि होता क्या है। अब देखिए कुछ उदाहरण है पिता और पुत्र के बीच क्या बातचीत चल रही है, ठीक है। देखिए राहुल कह रहा है पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है, ठीक है। तो पिता कह रहे हैं नहीं राहुल, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो, तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। आप चित्र में देख रहे हैं कि दोनों का बातचीत चल रही है और बहुत गहरी थी, देखो थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा ये उदास भी है, तो हमें ये समझ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए राहुल कह रहा है नहीं पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। तो पिताजी कह रहे हैं बेटे ये ऐसे वादे तो रोज करते हो। तो राहुल कहता है पर इस बार मैं पक्का वादा करता हूं कि आपको 80% यानी कि 80 यानी कि 80% से ज्यादा अंक लाकर दिखाऊंगा। पिता कहते हैं और अगर नहीं लाए तो राहुल कहता है फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो पिता कहते हैं ठीक है, तुम्हें ये आखिरी अवसर देता हूं, अब तुम चले जाओ, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए दो मित्रों के बीच में एक संवाद हो रहा है ना। अनिल कह रहा है तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? तो आदित्य कह रहा है मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। तो अनिल कहता है भाई क्यों? तो आदित्य कह रहा है क्योंकि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अब उसके लिए विज्ञान लेना जरूरी है। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? तो अनिल कहता है मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। तो आदित्य कहता है एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है, मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो अनिल कहता है मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ, मेरे विषय में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है, ठीक है। अब ये पर्यावरण के ऊपर है बच्चों, ठीक है। तो ये बातचीत हो ही रही है, ठीक है, तो ये आपको खुद से पढ़नी है। देखिए अब कहानी लेखन के बारे में जानते हैं। कहानी वह रचना होती है, ठीक है, कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, तो ये वैसी रचना है जिसमें कहानीकार किसी पात्र के जीवन के विषय, जिसमें घटना बताई जाती है, कोई घटना को बड़े रोचक तरीके से बता रहा है, उसको हम कहानी कहते हैं, ठीक है। एक लेखक कहानी के माध्यम से अपने मनोभावों को पाठकों के सामने रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, ठीक है। देखिए कहानी में एक मुख्य नायक होता है जिसमें
लेखक उसके चरित्र, विचारधारा, उससे संबंधित घटनाएं व वस्तुएं तथा उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करता है। क्या कहानी क्या है बच्चों? आप कई बार अपनी पुस्तक पर पढ़ते होंगे, दादी नानी से पढ़ते होंगे। कहानी क्या है, सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो ये बड़ी रोचक रोचक होती है, तो क्योंकि थोड़ी सी लंबी भी होती है कहानी, तो पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। अब मजा कब आएगा? जब कुछ रहस्य होगा उसमें, कुछ घटना होगी उसमें, है ना? और बड़े रोचक तरीके से बताया जाएगा। अगर वो आपको रोचक तरीके से ना बताया जाए, तो आप कहानी को बीच में छोड़ देंगे। इसलिए कहा जाता है कि कहानी अंत मतलब शुरू से अंत तक रोचक होनी चाहिए। कहानी लेखन संबंधी सावधानियाँ। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सरस और मुहावरेदार होनी चाहिए, ताकि जो वाक्य है प्रभावशाली बन जाए। कहानी की घटनाएँ ठीक क्रम से लिखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घटना कब हो रही है, पहले बात की घटना पहले दे दी, फिर बीच में कोई और सी दे दी, घटना बदल गई, ऐसा ना हो। क्रम से होनी चाहिए क्या-क्या हुआ। कहानी के वाक्य छोटे और क्रमबद्ध होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षापद होनी चाहिए कहानी हमेशा। कहानी शिक्षापद होनी चाहिए, कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। कहानी लेखन के उदाहरण देखिए, अब एक उदाहरण है कहानी का। अब आप देख रहे होंगे सूरज है ना? एक मनुष्य है, तो अब ये कहानी आप बना भी सकते हो कि हवा हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। देखिए, अभिमानी का सिर नीचा। सूरज और हवा दोनों ही का जीवन में बहुत महत्व है भाई, सूरज का भी है और हवा का भी है। हवा नहीं होगी तो जिएंगे कैसे? सूरज नहीं होगा तो भी नहीं जी सकते हम तो। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। एक बार सूरज और हवा में क्या हुआ, इस बात पर बहस हो गई कि हम में से सबसे अधिक बलवान कौन है, कौन ताकतवर है। तो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान मानने लगे। वो कह रहा मैं, वो कहती मैं। ठीक है। हवा का ऐसा सोचना था कि वह सबको तेज हवा से उड़ा ले सकती है और एक पल में सुखा सकती है, हवा का। इसलिए वह अपने आप को बलवान समझती थी। भाई हवा चलिए सबको उड़ा ले गई, इसे वो बलवान समझती थी। सूरज की सोच थी कि वह अपनी तेज चमक व धूप से सबको पराजित कर सकता है। जब गर्मी लगती है तो सब ऐसा लगता है सारे कपड़े उतार दो। दोनों में कौन अधिक बलवान है, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों में शर्त लग गई कि चलो अब देखते हैं, शर्त लगेगी कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। इतने में उधर से एक व्यक्ति गुजरा जिसने एक कंबल ओढ़ा हुआ था। अब उसने, उसको ठंड लग रही थी, उसने एक कंबल ओढ़ रखा था। ठीक है। तो पहले हवा ने अपने पूरे वेग के साथ व्यक्ति का कंबल उतारने या उड़ाने की कोशिश की। पहले कोशिश की उड़ाने की कि भाई हवा तेज चलेगी तो उड़ जाएगी, जैसे छाता भी तो उड़ जाता है। कंबल उड़ने की कंबल क्या था, उड़ने ही वाला था कि व्यक्ति ने उसे जोर से पकड़कर शरीर को ढाँप लिया। ठीक है, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, है ना? चित्र में भी देख रहे हो कि हवा चल रही है और कंबल उसके शरीर पर है। हवा ने एक बार फिर प्रयत्न किया, मतलब एक बार फिर किया उसने प्रयत्न कि चलो इस बार मैं इसका कंबल जो है उड़ा ले सकूँगी। पर वह फिर भी व्यक्ति का कंबल न उतरवा सकी। इसलिए हवा से व्यक्ति इतना प्रभावित न हो सका। ठीक है। अब सूरज को अपना बल सिद्ध करना था। सूरज अपने पूरे यौवन पर चमकने लगा, जिससे धूप ने निरंतर फैलना शुरू कर दिया। अब जब धूप आएगी, अब सोचो कंबल हमने ले रखा है, तो वो उतरेगा ही उतरेगा। पसीने से उस व्यक्ति का पसीने से उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से भर गया। गर्मी ने व्यक्ति को इतना व्याकुल कर दिया कि उसने कंबल के साथ-साथ अपना कुर्ता भी उतार दिया, इतनी गर्मी उसको लग गई। इस तरह सूरज व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित में सफल हो गया, प्रभावित करने में। सूरज ने अपने आप को हवा से श्रेष्ठ और बलवान साबित किया और हवा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बच्चों, शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बेहद नकारात्मक होता है। ठीक है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। चलिए देखिए बच्चों, एक सच्चा मित्र, ये एक दो चित्र दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि दो दोस्त जा रहे हैं, आप बना भी सकते हो उसको। दो दोस्त हैं जो जा रहे हैं, बीच में इन्हें भालू मिल जाता है और इसको पेड़ पे चढ़ना आता है एक दोस्त को, तो वो ऊपर चढ़ जाता है, पर इसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता और इतने में भालू आ जाता है।
अब ये सोचता है कि ये तो मुझे खा जाएगा भालू, तो वो ऐसे लेट जाता है, जैसे मर गया हो, ठीक है? अब भालू क्या है, मरे हुए पे वार नहीं करता, तो भालू आता है और इसको सूंघता है और चला जाता है, ठीक है? अब फिर वो दोस्त नीचे उतरता है और फिर दोनों बातें करते हैं, पर हमें मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि इसने छोड़ा था, ठीक है? चलिए, ये कहानी आपको खुद से पढ़नी है बच्चों। अब देखिए एक और कहानी है, ये भी आपको खुद से पढ़नी है। पुस्तकालय का रहस्य, ये एक कहानी है जो आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है? चलिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं बच्चों? पहले तो पत्र बहुत लिखे जाते थे, अब तो बहुत कम हो गए। पत्र होते हैं बच्चों 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो आप जिनसे संबंध नहीं होता उनको लिखते हो। जैसे किससे नहीं होता? भाई स्कूल के टीचर से आपका कोई संबंध नहीं है, बैंकों से आपका कोई संबंध नहीं है, जो सरकारी काम करते हैं उनसे आपका कोई संबंध नहीं है ना? तो वहाँ पे क्या है, हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है? जिससे हमारा संबंध नहीं होता, उसमें विषय आता है, ठीक है? आप पहले ऊपर लिख देते हो विषय छुट्टी के लिए या फीस माफ़ कराने के लिए, जो या पेंशन के लिए, जो भी आपको आपका विषय होता है, वो आप सबसे लिख देते हो ऊपर। और एक होता है अनौपचारिक पत्र, वो किसे लिखते हैं? जो हमारे सगे-संबंधी होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता होता है। जैसे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, है ना? उनसे हमारा रिश्ता होता है, तो उन्हें हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। अब उनकी क्या वो होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं, प्रिय मित्र आप कैसे हो? आशा करती हूँ मैं तो यहाँ ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहाँ ठीक होंगे, है ना? पर आप ऐसा औपचारिक पत्र में नहीं लिखते क्योंकि उनसे आपका कोई संबंध नहीं होता, आप वहाँ पे सिर्फ़ अपनी बात रखते हैं, ठीक है? चलिए आइए पत्रों के बारे में जानते हैं, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित मित्रों, सगे-संबंधियों, कार्यालयों के अधिकारियों या व्यापारियों के मन में विचार का आदान-प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? पत्र लेखन संबंधी सावधानियाँ, देखिए, पत्र लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है पत्र किसको लिखना है और उसमें क्या लिखना है, ठीक है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। जिसको पत्र लिखना है उससे संबंध और उसके पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरस तथा स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ताकि लोगों को जिसको आपने पत्र लिखा है समझ में आ जाए। पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए और न ही पत्र में अभिमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए जो अभिमान लगे, कि घमंड लगे कि इसको तो बड़ा घमंड है अपना पे, है ना? और फालतू की बकवास नहीं लिखनी चाहिए। पत्र का आरंभ और समाप्ति अच्छे ढंग से होनी चाहिए। खुशी-खुशी लोग उसे पढ़ें। पत्र लेखन के भाग है बच्चों, पत्र लिखने वाले का सही पता और तिथि, उचित संबोधन एवं अभिवादन, कुशलता देना एवं कुशलता पूछना, मतलब कि मैं ठीक हूँ, तुम भी वहाँ ठीक होंगे। अन्य समाचार लिखना, अंतिम भाग में लेखक का नाम व हस्ताक्षर, पत्र पाने वाले का पता और तिथि सही होनी चाहिए, वरना तभी आप जिसको लिख रहे हो पत्र उसके पास तक पहुँचेगा, वरना वो नहीं पहुँचेगा। पत्रों के कुछ स्वरूप तथा संबोधन संबंधी शब्द। पुत्र पिता को पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम आपका आज्ञाकारी पुत्र, ऐसे लिखना चाहिए अगर आप पुत्र पिता कर रहे हो तो। पिता पुत्र को कर रहे हैं तो प्रिय सप्रेम आशीर्वाद तुम्हारा पिता, ठीक है? अगर पुत्र को लिख रहे हैं तो। शिष्य गुरु को लिख रहे हैं तो आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम आपका आज्ञाकारी शिष्य। और गुरु शिष्य को लिख रहे हैं तो चिरंजीव रमेश, स्नेह आशीर्वाद तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक है? अब परीक्षित को लिख रहे हैं तो श्रीमान जी नमस्ते, महोदय भवदीय। और मित्र को प्रिय मित्र तुम्हारा शुभ चिंतक, ठीक है? ये कुछ ऐसे आपको लिखना है अगर आप जिसको भी लिख रहे हैं। पत्र लेखन का उदाहरण, देखिए एक उदाहरण है कि विषय है पुस्तक बैंक से पुस्तकें दिलवाने के लिए, ठीक है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपको लिखने हैं। अब महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी निर्धन व्यक्ति हैं, ठीक है? गरीब हैं और मुझे पढ़ा सकने में असमर्थ हैं, मुझे पढ़ा नहीं सकते।
मैं जैसे-तैसे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कुछ रुपए इधर-उधर कार्य करके इकट्ठे किए हैं, काम करके इकट्ठे किए हैं। उससे मेरे विद्यालय में प्रवेश तथा कुछ कॉपियाँ खरीद ली हैं, लेकिन अपनी कक्षा की पुस्तकें खरीद पाने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं खरीद सकता। मेरी निर्धनता को देखते हुए अपने विद्यालय के पुस्तक बैंक से कक्षा 5 की सारी पुस्तकें दिलवाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं पुस्तकें न खरीद पाने की चिंता से मुक्त हो सकूं। इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। दिनांक डाल देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल, कक्षा और जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ और है पत्र जो आपको लिखने हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में नई पुस्तकों की मांग हेतु प्रार्थना पत्र है ये। ठीक है, अपने मित्रों को गांव की सैर का वर्णन करते हुए कि आपने क्या क्या देखा है उसका है ये। पानी की समस्या के समाधान हेतु नगर निगम को पत्र है। नगर निगम को पानी की समस्या बतानी है कि क्या ये समस्या ठीक कराया जाए। ठीक है, अपने बड़े भाई को परीक्षा में सफलता की बधाई देते हुए पत्र है ये। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे लेखन कौशल, पारिभाषिक समझ और पाठबोध, विषयगत उद्देश्य परकता का बोध और लेखन ज्ञान और तार्किक विश्लेषण। अनुच्छेद लेखन जानते हैं बच्चों? अनुच्छेद होता है छोटा, जो आपको विषय मिला है, जो आपको टॉपिक मिला है, उसी पे आपको लिखना है और सरल लिखना है, छोटा लिखना है, स्पष्ट लिखना है। अनुच्छेद लेखन भी एक कलात्मक कौशल है। किसी एक अनुभव, विचार आदि पर कुछ पंक्तियों लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है। यह निबंध के समान जैसे निबंध बड़ा होता है ना, ये बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में ध्यान योग्य बातें, कुछ ध्यान देने योग्य बातें देखते हैं। विचारों को क्रमानुसार लिखना चाहिए। सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सुगंधित एवं संक्षिप्त संक्षिप्त लिखना चाहिए। अब देखिए, ये है निम्रता। चलिए पढ़ते हैं। निम्रता कमजोरी का नहीं, वरन विद्वता, बुद्धिमता और योग्यता का चिन्ह है। जिस व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती जाती है, वह और भी नम्र होता जाता है। इस प्रकार नम्रता सफलता की प्रतीक है। अधिक फलों वाला वृक्ष हमेशा झुकता है। ये आप सबको पता है कि ज्यादा भरा हुआ जो वृक्ष पेड़ होगा, उसमें फल होंगे, वो झुक जाएगा। जल वाले बादल नीचे झुक जाते हैं और वर्षा करते हैं। इनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें निम्रता को अपनाना होगा। नम्रता सभ्यता और संस्कृति का श्रृंगार है। नम्रता का आवश्यक अंग है विनीत बने रहना। वास्तव में निम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का श्रृंगार है। ये देखिए, वर्षा में भीगने का अनुभव। अब ये वर्षा में भीगने का अनुभव है, ये अनुच्छेद के माध्यम से बताया जा रही है। ठीक है, प्रातःकाल का दृश्य। प्रातःकाल का कैसा होता है? रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, सूरज की किरणें आती हैं, चिड़िया चहक रही हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, इसके बारे में ये आपको अनुच्छेद खुद से पढ़ने हैं बच्चों। ये हमारा त्योहार दीपावली, आप क्या क्या करते हैं दीपावली पे? साथ पहले तो सफाई हो जाती है दिवाली की, फिर आप पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी का इसमें पूजन होता है। क्यों होता है ये भी आपको लिखना है ना? और आप इसमें कुछ पकवान बनाते हो, घर किसी के घर जाते हो, मिलने लोग आते हैं आपसे, है ना? पटाखे जलाते हो, घर सजाते हो, ये सब आपको इसमें, रंगोली बनाते हो, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है? महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी कौन थे, इन्होंने कैसे देश को आज़ादी दिलाई, ये कई बार जेल भी जा चुके थे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बच्चों, निबंध लेखन। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नि प्लस बंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। निबंध किसी पे भी हो सकता है, टॉपिक जैसे दीपावली, होली, दशहरा, किसी पे भी हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को इस प्रकार परिभाषित किया है। निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई
सूत्र शाखाओं पर विचारता चलता है। देखिए निबंध के कुछ स्वरूप है एवं विषय। वर्णाकार, वर्णात्मक, मनुष्य, प्राणी, स्थान, पर्वत, वस्तु आदि। विवरणात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना, यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, स्मरण आदि। विचारात्मक है, किसी विषय पर विचार, कल्पना, तर्कशीलता, विश्लेषण वृत्ति और चिंतन शक्ति अहम। देखिए कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी होती है जब हम निबंध को लिख रहे हैं। क्या क्या? संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना। जो भी आप लिख रहे हो उसका पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध अगर मैं आपको होली का दे दूं, आप तो दिवाली सोच रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ज्ञान होना चाहिए कि होली पे होता क्या क्या है, दिवाली पे होता क्या क्या है ना। भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं लिखनी चाहिए। निबंध का पहला अंक शीर्षक होता है और आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो कि हमें इसे पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसके बाद प्रस्तावना या भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। उसके बाद 3-4 अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। उपसंहार के रूप में अंत में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, निबंध है जैसे दीपावली पे भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में दीपावली एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अब अगर आपको दिवाली का लिखना है तो दीपावली बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काटकर अयोध्या आए थे। इस खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। इसलिए क्या है, दीपावली से 10-15 दिन पहले घरों की सफाई प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि इस दिन दीपक जले थे, इसलिए राम जी आए थे अयोध्या में, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को लोग नए बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चे फूलझड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं और सब तरफ रोशनी और सजावट की जाती है। घरों में अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाई खाई जाती है। सभी लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं। सब आते हैं मिलने, हम भी जाते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। दीपा दिवाली का त्योहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव का होता है। ठीक है बच्चों, अब ये गणतंत्र दिवस पे है एक निबंध, ठीक है, जो आपको क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ये विज्ञान और हमारा जीवन इस पर है। आजकल विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, ये सब आपको लिखना है, पढ़ना है। जल ही जीवन है, जल क्यों जीवन है, जल से क्या क्या होता है, जल हमें क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, परिश्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व क्या है, परिश्रम करने से क्या क्या होता है। भाई मेहनत करेंगे तभी तो सफल बन पाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष है बच्चों, संवाद को बातचीत, वार्तालाप, विचार विमर्श भी कहते हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, भाई अकेला तो बोलेगा नहीं इंसान, एक होगा तभी बोलेगा। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। लेखन की सबसे प्रभावशाली कला कहानी है। इसमें एक मुख्य नायक होता है, अन्य पात्र भी होते हैं। लेखक उसके चरित्र, विचारधारा, उससे संबंधित घटनाएं और वह वस्तुएं तथा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों आदि का वर्णन करता है। किसमें? कहानी में। पत्र हम अपने संबंधियों, परिचितों, सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों को लिखते हैं। आज का अधिकांश पत्र ऑनलाइन लिखे जाते हैं, फैक्स वगैरह भी हो गए हैं आजकल। और ऑनलाइन दो प्रकार के होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक कौन से होते हैं बच्चों? जो जिनसे आपका संबंध नहीं होता उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, जिसमें विषय आता है। जैसे आप फीस माफी के लिए लिख रहे हैं, है ना, किसी पुस्तक के लिए लिख रहे हैं या किसी भी कारणवश आप नौकरी के लिए लिख रहे हैं, तो उनसे आपका संबंध नहीं है। ठीक है, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आप रिश्तेदारों को लिखते हैं,
ठीक है? जिनसे आपका संबंध होता है कि प्रिय मित्र, नमस्ते, ऐसा कुछ। चलिए, अनुच्छेद निबंध के समान नहीं होता, अनुच्छेद छोटा होता है, ये छोटा होता है और एक पैराग्राफ में होता है। किसी एक अनुभव, विचार आदि को कुछ पंक्तियों में ठोस रूप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है, ठीक है? छोटा होता है, पैराग्राफ जैसा होता है। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबंद करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, बौद्धिक कौशल है विषयगत विशिष्टताओं की पहचान एवं बोध, सार लेखन अभिज्ञान और समझशीलता का विकास, प्रकृति और स्वरूप निर्धारण। ये बच्चों कुछ अभ्यास है जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अध्यापिका और छात्र के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, संवाद लिखना है ये आपको। ये कुछ पत्र यहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है, पुस्तक प्रकृता से पुस्तकें मांगने के लिए एक पत्र लिखना है आपको। ये औपचारिक पत्र लिखना है, ये देखिए। ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी, अनुच्छेद लेखन, ये सब पत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।